Hello, guys. Welcome back to another class. उस टाइम में मुझे थोड़ा सा जल्दी रखना पड़ा था, सम इश्यूज हो गए थे इशू और प्लस मेरा क्लासेस भी आने का समय हो गया था, तो आई हैड टू लीव। बट कोई बात नहीं, आई एम बैक। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्या है रिकवरी ऑफ अमाउंट्स? अब अमाउंट कैसे रिकवर होता है? देखो, सेक्शन 28 का क्लॉज 1 बताता है, क्या बताता है? इफ ए पर्सन, अगर जो पेनल्टी दिया गया है उसका अमाउंट पे करना नहीं सका, अगर सेबी के डायरेक्शंस की मनी कैसे रिफंड होगा, वो सबका अगर वो नहीं कंप्लाई किया, फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर। डिसगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है? अगर सपोज उसने जितना अनलॉफुल गेन किया था, कोई लॉस एवर्ट किया था, अगर उसका अमाउंट अगर वो पे करने में फेल हो जाता है, फेल्स टू पे एनी फीस, मतलब कोई भी पेनल्टी हो गया, ठीक है, फिर रिफंड ऑफ मनीज का कुछ भी डायरेक्शन में वो फेल हो गया, फिर वो डिसगॉर्जमेंट मनी को पे करने में फेल हो गया, ठीक है, आप ऐसे लिख लो ना अपना पॉइंट्स। डिसगॉर्जमेंट मनी या फिर कोई भी फीस पे करने से फेल हो गया, तब क्या होगा? आएगा आपका रिकवरी ऑफिसर। द रिकवरी ऑफिसर में ड्रॉ अप अंडर हिज सिग्नेचर, उसके सिग्नेचर में एक बिल। ड्रॉ अप का मतलब आपने पढ़ा होगा ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ड्रॉ अप कर देते हैं, वो इशू हो जाता है। ड्रॉ का मतलब इशू भी होता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट इन द स्पेसिफाइड, एक फॉर्म रहेगा उसमें स्पेसिफाइंग कि कितना अमाउंट ड्यू था। सच स्टेटमेंट, वो आपका एक सर्टिफिकेट नाम से रेफर किया गया। तो एक क्या करेगा अगर आपने इसमें फेल किया तो? एक स्टेटमेंट जिसका नाम आपको यहाँ पे बोल दिया गया आपके चैप्टर में, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब क्या होगा? द रिकवरी ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, ये तो सर्टिफिकेट हमने पढ़ा, बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब कैसे वो इसको रिकवर करेगा? ये रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स प्लीज साइलेंट। ठीक है, ये कैसे होगा? बाय, ये आपका ना आपने टैक्स या कोई सब्जेक्ट में पढ़ा है, अटैचमेंट इन सोल सेल ऑफ द पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखो, पहला बात, आपका अटैच कर लिया जाएगा, मैंने अटैच का मतलब बताया था, आप यूज नहीं कर पाओगे या फिर सेल कर देगा आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ आपका बैंक अकाउंट्स को अटैच कर दिया जाएगा, यहाँ में अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या सेल, आपके बैंक अकाउंट्स को अटैच कर दिया जाएगा। फिर अटैचमेंट इन सेल ऑफ पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये 2 था। 3 में क्या था और क्या क्या अटैच हो जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड डिटेंशन इन प्रिजन, बस हो गया, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और प्रिजन में आपको भेज दिया जाएगा। प्रिजन, प्रिजन प्रिजन से डरते हो ना, तो ये सब काम नहीं करना है। अपॉइंटिंग ए रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन, तो एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, रिसीवर सारा काम देख लेगा कि इसका कैसे मैनेज करना सकता है। तो कोई भी मेथड एक साथ में, आपको आपने ज्यादा गफला किया तो आपका बैंक अकाउंट सब प्रॉपर्टी सीज वीज सब करके अटैच करके एक रिसीवर भी अपॉइंट करके और आपको जेल में प्रिजन में भेज दिया जाएगा। आर वी गुड? अब यहाँ में रिकवरी ऑफिसर का मतलब भी बताया हुआ, मीन्स एंड इंक्लूड्स एक ही मतलब है, एनी ऑफिसर ऑफ द सेबी who may be authorized by general और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग टू एक्सरसाइज। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइटिंग, पहली बात राइटिंग होनी पड़ेगी, और सेबी का एक ऑफिसर होना पड़ेगा जिसको ऑथराइजेशन मिलना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर से भी कोई भी चलेगा। सबसेक्शन 2 बताता है, क्या देता है? पावर देता है रिकवरी ऑफिसर टू सीक द असिस्टेंस ऑफ द लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, में जो भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो असिस्टेंस ले सकता है। द रिकवरी अकाउंट अमाउंट्स ऑफ बाय रिकवरी ऑफिसर पर्सुएंट टू नॉन कंप्लायंस विद एनी डायरेक्शन जो भी है शैल हैव प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर क्लेम अगेंस्ट सच पर्सन। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इसको गौर फरमाते हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, द रिकवरी ऑफ अमाउंट्स बाय रिकवरी ऑफिसर, मतलब रिकवरी ऑफिसर ने जो भी रिकवरी की है, परसुएंट टू नन कंप्लायंस विद एनी डायरेक्शन, कोई भी आपने नन कंप्लायंस की हमने पढ़ा नहीं, हमें नन कंप्लायंस,
इशूड बाय द सेबी अंडर सेक्शन 11B। 11B में जो भी नॉन कंप्लायंस हुए हैं shall have precedence over any other claim against this person। मतलब 11B के तहत आपने जो भी नॉन कंप्लायंस किया है वो इट विल प्रीवेल। प्रेसिडेंस का मतलब वही है, इट विल प्रीवेल, वो आगे बैठेगा ओवर एनी अदर क्लेम्स अगेंस्ट दिस पर्सन। मतलब आप ऐसे समझो, आपने बहुत सारे गफले किए, 11B में आपका जो भी गफला लिखा हुआ था आपने पढ़ा है, उसके अपने अभी आपका जब ये रिकवरी अमाउंट जो आया, ये उस ये इट विल कम फॉरवर्ड टू 11B का गफला। ठीक है, 11B के गफले के फॉरवर्ड आएगा, और भी जो भी क्लेम है, समझ लो 11B में मेरे साथ बुरा हुआ है, ठीक है, 11B का कोई गफला है, आप कुछ आगे आप समझ लो कुछ और है आपका गफला, नहीं, पहले आपको प्रेसिडेंस नहीं दिया जाएगा, पहले मेरे को प्रेसिडेंस दिया जाएगा। मतलब 11B में जो लिखा हुआ है उसमें ज्यादा आपको प्रेसिडेंस दिया हुआ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका आपका। पर्सन्स मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी इज हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स शैल इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड हो सकता है बैंक अकाउंट में जो पैसा है? एनी प्रॉपर्टी और मनी इज हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ए, क्या तो आपने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली या कैसे भी, ऑन और आफ्टर द डेट विद व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट हैड बिकम ड्यू। आपका डेट आ गया पैसा देने का सर्टिफिकेट में, और आपने क्या किया, आराम से आपने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया, बस गए हो। बाय द पर्सन टू हिज स्पाउस, आप किसको किसको आ सकता है, स्पाउस को दे दो, माइनर चाइल्ड को दे दो, सन के बेटे के वाइफ को दे दो, बेटे के माइनर बच्चे को दे दो, अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन एडुकेट होना पड़ेगा, ठीक है, इनएडुकेट नहीं, मतलब एडुकेट कंसिडरेशन माना जाएगा यहाँ पे। एंड विच इज हेल्ड बाय और स्टैंड्स इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पर्सन एफोजेट। आपने भेज दिया, अब उसके नाम पे हो गया, मतलब नहीं है। एंड सो फॉर इज द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनीज इन द बैंक अकाउंट सो ट्रांसफर टू इज माइनर चाइल्ड या फिर सन के माइनर चाइल्ड में इज कंसर्न, इट शैल इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी। आपके बच्चे ने मेजोरिटी ले ली, आपके बेटे ने भी मेजोरिटी ले ली, मतलब 18 या 18 से ऊपर हो गया, as such minor child or such minor child as the case may be continue to be included in the person's immovable property और money जरूर, मतलब बड़ा, इसका मतलब ये आपने ट्रांसफर कर दिया, किसी को भी करो, आपने माइनर बच्चे को किया है या बेटे के माइनर बच्चे को किया है, लेकिन अब ट्रांसफर करने के कुछ टाइम बाद फटाक से उन लोग दोनों 18 या 18 अबव हो गए, तो आप आके चिल्ला नहीं सकते अब इन लोग माइनर से बड़े हो गए, अब नहीं होगा, नहीं, अभी भी आपकी ही प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा, आप ये सब गफलेबाजी नहीं कर सकते, गफलेबाज इंसान। कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 28 का बी का 1, 28B clause 1 lays down that where a person dies, his legal representative shall be liable to pay any sum which the deceased would have been liable to pay। उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई भी हो, उसको पे करना पड़ेगा, if he had not died in the like manner and to the same extent as died in the like manner and to the same extent as the deceased। मतलब अगर वो भी नहीं मरा अपने डिसिस्ट के जैसा, तो उसे पे करना पड़ेगा आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। हाउएवर मतलब क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, हाउएवर इन केस ऑफ एनी पेनल्टी पेबल अंडर दिस एक्ट a legal representative shall be liable only in case of penalty has been imposed before। obviously कोई भी पेनल्टी हो, आप मर गए तो आपका बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटी, या जो भी हो, आपकी हस्बैंड वाइफ स्पाउस जो भी हो, वो पे करेगा, अगर उनका भी वैसे डेथ नहीं हुआ तो। लेकिन अगर उसमें वही पैसे आएंगे, वही लाइबिलिटी उनके ऊपर आएगी जो आपके ऊपर लगी है जब आप जिंदा थे, ठीक है, बिफोर द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1 एनी प्रोसीडिंग को डिसगॉर्जमेंट हो गया, हमने पढ़ा था, रिफंड हो गया, और एक्शन फॉर रिकवरी अंडर बिफोर द रिकवरी ऑफिसर का जो भी एक्शन है अंडर दिस एक्ट, एक्सेप्ट द प्रोसीडिंग फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी को आप काट दो, लेवी ऑफ पेनल्टी होने से हमें मतलब नहीं है, इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिसीज बिफोर हिज डेथ
लेवी ऑफ पेनल्टी को छोड़ के shall be deemed to have been initiative against लेवी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेवी मतलब आपके ऊपर लगा है, ये है। इम्पोज मतलब एक्चुअली आपके ऊपर वो पेनल्टी लागू हो चुका है, ठीक है। तो लेवी ऑफ पेनल्टी को हटा के सब कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव में भी आ गया। एंड मे बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेज एट विच इट स्टूड ऑन द डेट ऑफ द डेथ। जिस दिन से मरे उस दिन से लग सकता है, मे बोला है, एंड ऑल द प्रोविजंस अप्लाई हो जाएगा। Any proceeding for disgorgement, refund, or an action for recovery before the recovery officer, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, under this act, except levy, लेवी को छोड़ के, इसका मतलब which could have been initiated against the deceased, वो भी initiated, मतलब जो भी चीज, जो भी एक्शन डिसीज्ड के अगेंस्ट हो सकता था, वो उसके बच्चों के अगेंस्ट भी होगा। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो नॉर्मली बच्चे होते, इसलिए मैंने वैसे बोला, तो कोई भी हो सकता है। Every legal representative shall be personally liable for any sum payable by him in his capacity as legal representative में जो भी उसको बोला गया सब उसको पे करना पड़ेगा। If while his liability for such sums remains undischarged, he creates a charge on or disposes of or parts with any assets। And आप बोलोगे कि मैम को, दीदी को आता नहीं है। अरे तो इतना इतना अगर एक लगातार मैं आपके लिए पढ़ दूं ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको देखो, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनली लायबल होगा, जो भी पैसे उसको देने हैं उसकी कैपेसिटी में। इफ अगर उसने जो भी पैसे है ना, लायबल पैसे, ये उसने एक चार्ज क्रिएट कर दिया, या वो एसेट को बेच दिया, या किसी भी ढंग से एसेट से अलग हो गया डिसिस्ट का, तब तो वो पूरा पर्सनली लायबल रहेगा। पर्सनली लायबल का मतलब अगर आपने बेच ही दिया, आपने आप तब आप बोले, आप बोलोगे मैंने तो बेच दिया अपने इसका डिसिस्ट का प्रॉपर्टी, अब क्या होगा? नहीं, क्यों बेचा? अब तुम पर्सनली लायबल होगे, तुम कहीं से भी पैसे लाके दो, विच आर इन और मे कम इन टू हिज पोजिशन, बट आ सकता है पोजिशन में है या नहीं है जो भी, बट सच लाइबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द वैल्यू। ऑब्वियसली जितना उसने, पूरा लाइबिलिटी नहीं होगा, जितना उसने पार्ट किया उतना ही लाइबिलिटी उसके ऊपर डिस्चार्ज, उसके ऊपर लागू रहेगा। द लाइबिलिटी ऑफ ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट द स्टेट इज ऑफ द डिसीज इज केपेबल। जितना डिसीज देने सकता था, डिसीज का स्टेट, डिसीज के पास समझ लो 20 करोड़ के एसेट्स थे, तो 20 करोड़ का ही लाइबल रहेगा, 50 करोड़ का लाइबल नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी बोल दे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन दे दिया देखो, जिसके पीछे हम मर रहते हैं। मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए डिसीज पर्सन। वो देखो, इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द, उसका उसका जो भी सामान है उससे जिसका न्योता, क्या बोलते हैं ना, नाता है। एंड वेर ए पार्टी सूज और बी सूड इन ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, सू हो रहा है, सूड हो रहा है, तो मान के चलेंगे तुम्हें क्यों सूड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम हो बेटा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। द पर्सन ऑन whom is the estate devolves on the that of the, मतलब जो भी है उससे रिलेटेड, जो भी लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा, लीगली लायबल होगा, उसको हम पकड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा मुझे स्पेयर कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने, लेकिन यूट्यूब में ऐसा कभी चालू नहीं किया सीएस का, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, तो मे बी समटाइम्स आई फंबल, मैं उसके लिए क्षमा मांग चाहती हूँ। आई एम श्योर कि आज से 1 साल बाद आई विल लुक बैक इनटू ऑल दिस फंबलनेस आई डू, एंड आई विल अप्रिशिएट माई प्लीज, एंड आप प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करना इस फंबलनेस के लिए। सेट, ये आपको, आप जब सीएस में आते हो ना, आपको सेबी से प्यार हो जाना चाहिए, आपको सेट से प्यार हो जाना चाहिए, आपको एओ से प्यार हो जाना चाहिए। ये कुछ कुछ चीज लोग है जिससे आपको प्यार हो जाना चाहिए, तो सेट है। इन ऑर्डर ऑफ टू अफोर्ड प्रॉपर अपीलेट, सेट क्या होता है? सेट क्या है? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील का ही मतलब से आपको समझ में आ जाएगा, जब आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, आप उसका अपील तो कहीं तो करोगे, आपको लग रहा है कि चलो एक कोर्ट तो गलत कर सकता है ना, कभी कभी गलती से गलती हो जाती है, तो आप अपील करो बाहर में, क्या पता दूसरा कोर्ट उसको अच्छे से सुने। अब आ गया कैसे बना अपील लेट ट्रिब्यूनल। एज पर सेक्शन 15 का के, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल बाय नोटिफिकेशन जारी करके, टू बी नोन एज सेट, टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, जज बन सकते हैं, पावर एंड ऑथोरिटीज कन्फर्ट, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ऑल्सो स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन कि क्या क्या मैटर्स उन लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं।
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसके अंडर पावर है इसको बनाने का, करने का, पावर बताने का? सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब पता है कितने लोगों का समूह, कौन कौन इसमें आएंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 का एल, द सेट सेल कंसिस्ट ऑफ एक ऑफिसर जो प्रिसाइड करेगा सब चीजों में, एंड सच मेंबर ऑफ जुडिशियल, देखो एक, चलो देखते हैं कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन, एक होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लिखते जाओ, आप भी लिख लो, आपको इतना इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लिया हो गया, बार बार नहीं भी पढ़ने से चलेगा। एंड सच नंबर ऑफ, देखो एक कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे, टेक्निकल मेंबर्स होंगे, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा बाय नोटिफिकेशन, और उन लोगों को पावर्स दिए जाएंगे सेट को। चलो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो भी चीजों में लिखा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए, द jurisdiction of the set may be exercised by benches, बेंच जो है ना, वो जो जजेस का जो बेंच होता है, उन लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ए बेंच में भी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, विद टू और मोर जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स कितना हो सकता है? दो या दो से अधिक, मतलब दो तो होना ही पड़ेगा, और टेक्निकल मेंबर्स, मतलब वही टू और मोर जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स, मतलब दोनों एक एक करके आप ले लो, ठीक है। However, every bench shall include at least one judicial and one technical, मतलब यहाँ का मतलब क्या, टू और मोर तो बोल ही दिया है दोनों, लेकिन एक एक तो होना ही पड़ेगा। तो मतलब एक प्लस एक कितना होता है? टू, वैसे हो गया टू और मोर। एक प्लस एक कितना हो गया? टू, तो टू और दो तो होना ही पड़ेगा, तो दो मतलब जुडिशियल मेंबर एक, टेक्निकल मेंबर एक। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे ट्रांसफर ए जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, वो कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे हमारा मेन है ये अपील। अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर ही लिखते हैं, ठीक है। अपील टू एस ए टी, सेक्शन 15 का टी और 15 का यू, आप बोलोगे आप 15 का टी 15 का यू ऐसे क्यों पढ़ते हैं? ऐसे ही मुझे याद होता था, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टूडेंट्स भी अगर मुझसे थोड़ा ये सब चीजें सीख के उनको भी अपने इसमें लागू करना है तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत की बात है। डील विद द अपील प्रोसीजर एंड पावर्स, चलो। सेट शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन, अपील कितने महीने में डिस्पोज ऑफ करना है? 6 months। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेबी, सेबी के किसी भी ऑर्डर से, सेबी के किसी भी ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड है, अग्रीव मतलब आप गुस्सा है, नाखुश है, यू आर नॉट हैप्पी, तो उसको बोलते हैं हम अग्रीव। यू यू थिंक दैट तुम्हारा आपके साथ गलत हुआ है, मेड बाय और ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेबी या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट और बाय एन ऑर्डर ऑफ आईआरडीए, क्या तो सेबी एक्ट हो गया, क्या तो आईआरडीए हो गया, ठीक है, आईआरडीए हो गया, पीएफआरडीए मतलब पेंशन वाला जो एक्ट है, पीएफआरडीए मे प्रिफर एन अपील टू सेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा उसी के पास, तो ये तो पहला वाला तो ये है। सेबी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से आप अग्रीव्ड हो कोई भी एक्ट में, इस एक्ट में हमारा सेबी एक्ट में या आईआरडीए के एक्ट से या पीएफआरडीए के एक्ट से, तो आप अपील कर सकते हैं सेट के पास जहां पे जुरिस्डिक्शन है। कब कर सकते हैं? विद इन ए पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर, कब कर सकते हैं? विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर made by the SEBI or adjudicating authority or PFRD as the case may be is received by him, order बनो
और उसको रिसीव भी होना पड़ेगा विद इन 45 डेज जब उसको मिल गया। ठीक है, मतलब ऑर्डर सिर्फ उन लोग कर देने से होगा नहीं, यू हैव टू रिसीव एज वेल, एंड इट शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकोम्पनीड बाय सच फीस, और आपको फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, 45 डेज ऑर्डर के ही नहीं, आपको जब मिल जाता है ऑर्डर तभी भी, और एक फीस भी लगेगी प्लस फीस। ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील एंड आफ्टर गिविंग द पार्टीज, आप बोलो आप अपील आ गया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। सेट पास ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट, तो सेट क्या ऑर्डर पास कर सकता है, या तो बोलेगा भाई कंफर्म है, ठीक है सब सही है, क्या कंफर्म है, उनका सेबी का या एओ का ऑर्डर कंफर्म्ड है भाई सही है, या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसको सेट असाइड भी, सेट असाइड मतलब क्या होता है, हटा सकते हैं भाई गलत है, द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। ठीक है, और ये कब तक कर सकता है सेट, 6 मंथ्स के अंदर अंदर कर सकता है। द सेट मे एंटरटेन एन अपील आफ्टर द पीरियड ऑफ द सेट, ये 45 डेज के अलावा भी वो ले सकता है। बोलो तो कब, सबको पता है ना, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट, सफिशिएंट कॉज होना पड़ेगा। सफिशिएंट कॉज आपने जेआईजेल में भी बहुत बार पढ़ा है कि क्या क्या सफिशिएंट कॉज होता है। अभी हमने भी पढ़ा था एक एमसीडीएस में एक केस था, मैं एमसीडीएस की बातें इसलिए करती हूँ कि न्यू सिलेबस में एमसीडीएस नहीं है। एमसीडीएस क्या बोलता है, उसमें था कि उन लोग लॉयर को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उनको सफिशिएंट कॉज दिया गया था और माना गया था कि हाँ ये सफिशिएंट कॉज है, लॉयर नहीं दिया गया था एक केस में। ठीक है, ये अच्छे से सुनना आप, उनको लॉयर नहीं दिया गया था इसीलिए उनको भी अलाउड हो गया था। तो सफिशिएंट कॉज वैसे एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ठीक है, द सिक्योरिटीज अपीलेट एविडेंस शेल, अब ये हो गया, सेंड ए कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर बाय टू द सेबी। अब ये क्या करेगा, ऑर्डर की कॉपी सबको देगा, किसको देगा, सेबी को, इंश्योरेंस आईआरडीए जो हमने देखा, पेंशन को अगर पेंशन वाला है, एज द केस में भी, द पार्टीज टू द अपील, ऑब्वियसली पार्टीज को भी दिया जाएगा, और एओ जो भी रहेगा उनको, तो से भी सबको ये ऑर्डर पास कर देगा। हो गया। अब क्या है देखो, ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख भी सकते हैं। अब फॉर्म एंड प्रोसीजर क्या है, रूल 4 बताता है, अब द सेट रूल्स 2000 prescribe that a memorandum of appeal shall be presented in the form agree person जो भी है in the registry of the appellate tribunal within whose jurisdiction his case falls, जिसका जिस jurisdiction में केस होगा उसमें जा सकता है, और shall be sent by the registered post से भी भेज सके जाता है। A memorandum of appeal sent by post shall be deemed to have been presented इन द रजिस्ट्री एज इट वाज रिसीव्ड इन द रजिस्ट्री, जैसे ही रजिस्ट्री को मिला उसी दिन से हम मान लेंगे कि आज ही डिस्पोज ऑफ हुआ है। ठीक है, स्पीड पोस्ट का कंटेंट्स क्या हो सकता है, एवरी शेल सेट फोर्थ कंसेंटली की क्या है, अलग अलग हेड्स ग्राउंड्स क्यों अपील उठाया गया है, कोई आर्ग्यूमेंट या नैरेटिव आपको नहीं देखना है। आपको प्रोफेशनल में आपका एक सब्जेक्ट है, आपका एक पेपर है ड्राफ्टिंग करके, उसमें आपको बोला जाएगा कि आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव वो लड़ो, बाद में लड़ना है ना वो। एंड सच ग्राउंड शैल बी टाइप रिटन साइक्लोलाइस, साइक्लोटाइल्स, साइक्लोस्टाइल क्या है ये, फुल स्टाइल में है, साइक्लोस्टाइल। मेरा नेट को क्या हो गया, मेरा नेट को लगता है ये मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट में भी रहना, और प्रिंटेड नीटली
legibly and numbered consecutively। ठीक है, मुझे थोड़ा सा, मेरा थोड़ा वर्ड्स का है, मैं वर्ड्स की मीनिंग बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मैंने आपको बोला है, तो मैं वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखती हूँ। प्रोसीजर क्या है? 15 का यूलेज ऑन द सेट शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन सी, आपका सीपीसी जो कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उससे इन लोग बाउंड नहीं है, बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, फॉलो करते हैं, एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी लिखा हुआ है शेल हैव पावर्स टू रेगुलेट, अपना प्रोसीजर्स भी लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Powers of set. The security appellate shall have for the purpose of discharging their functions under this act the same powers, बाउंड नहीं है उन लोग, प्रोसीजर के लिए बाउंड नहीं है, पर पावर्स में वो लोग बाउंड, वो लोग सेम रहते हैं। जैसे और ट्राइंग सूट, ये आपको मैंने पढ़ाया था, फिर से बताते हैं। समनिंग एंड एनफोर्सिंग, मैंने क्या बोला था? एस ई एंड एग्जामिनिंग देम ऑन डिस्कवरी एंड प्रोसीजर, डी पी रिसीविंग एविडेंस, और ये वहां पे नहीं था, एफिडेविट्स, एफिडेविट जो भी है, एफिडेविट्स आपको देना पड़ेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट्स का एविडेंस। एफ फी issuing commissions for the examination of witness, तो issuing ICW, reviewing its decisions, decisions को review करो, RD, dismissing an application for default, अगर default है, और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, एक्स पार्टे मतलब क्या है? अलग से भी बाद में बुला के डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर और डिसमिसल, हटा दो भाई, एक्स पार्टी भी डिसाइड कर सकते हैं। एनी अदर मैटर में, इसमें भी प्रेस्क्राइब, जो भी मैटर है उसके, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैटर है उसके अकॉर्डिंग भी ये कर सकते हैं। एक्स पार्टी का मतलब तो आपको पता ही है ना, मैं बता दूं वापस से, मतलब एक पार्टी की तरफ ही देख के कर सकते हैं हम, या फिर आउटसाइड पार्टी का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं, और डिसीजन लिया जा सकता है। एनी अदर मैटर एवरी प्रोसीजर जो सेट फॉलो करेगा शेल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मान लिया जाएगा, जो भी सेक्शंस में लिखा हुआ है वो शेल बी डीम टू बी सिविल कोड का प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब सेट जो भी करेगा प्रोसीडिंग ही मानेगा। वेयर, अरे अरे, वेयर बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड, जो हमने बेंच के बारे में पढ़ा था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक प्रोविजंस एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस, की किस, कौन सा मैटर, कौन सा बेंच का कौन आदमी डील करेगा, वो लोग कर सकते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, पार्टीज को एप्लीकेशन आया अपील का, सबको नोटिस दे दिया गया, एंड आफ्टर हियरिंग देम ही may desire to be heard, or and after hearing such of them as he may hear, और ऑन हिज ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, कुछ अपने अकॉर्डिंग भी या किसी को सुनने के बाद भी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? कोई भी केस ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन बेंच टू एनी अदर बेंच, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पावर्स बताई गई हैं यहाँ पे। इफ ए बेंच ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, अब देखो दो थे, अगर सिर्फ 2 ही मेंबर्स है, उन लोग का ओपिनियन चेंज हो गया, डिफर कर रहे हैं, दे शैल स्टेट द पॉइंट ऑफ पॉइंट्स की कहाँ उन लोग डिफर कर रहे हैं, कहाँ पे उन लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है आपस में, एंड मेक ए रेफरेंस टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कोई बोल सकते हैं कि देखो हमारे बीच में यहाँ गफला हो रहा है, गफला नहीं मतलब हम यहाँ पे डिफर कर रहे हैं, ठीक है। हु शैल आइदर हियर द पॉइंट ऑफ पॉइंट्स हिमसेल्फ, या तो खुद सुनेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और रिफर द केस फॉर हियरिंग ओनली ऑन सच पॉइंट ऑफ पॉइंट्स, क्या तो वो खुद सुनेगा, क्या तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लग रहा है कि मैं सुनूंगा तो यहाँ पे गफला हो जाएगा, या कोई भी और रीजन से अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज ऑक्यूपाइड, तो वो किसी और मेंबर ऑफ द सेट, किसी और बेंच के कोई और मेंबर को भी वो दे सकता है सुनने का काम, वो पॉइंट्स, एंड सच पॉइंट or point shall be decided according to the opinion of the majority of the members who have heard the case, including those who first heard it, जो जिन्होंने पहले सुना वो, और सारे मेंबर्स आपस में बैठ के डिसाइड कर लो, मतलब मतभेद है तो चलो भाई। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, एज पर सेक्शन 15 का भी, द अपीलेंट में आइदर अपीयर इन पर्सन, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीए, सीएस, सीएमए, कोई लॉ का लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेशन जो भी है,
वो प्रेजेंट वो आ सकता है, उसको खुद से नहीं आने से भी चलेगा। अब लिमिटेशंस क्या है? शैल अप्लाई जो भी है 15W में जो भी लिखा है सब आएगा। जुरिस्डिक्शन क्या, सेक्शन 15 का वाई बताता है, नो सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट या प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच एन एओ अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट या कोई सेट का अपॉइंटेड इज एम्पावर्ड बाय टू इट मैन एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी। मतलब देखो, नो सिविल कोर्ट का हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट, मतलब सिविल कोर्ट नहीं देखेगा, हमारा सेट ही देखेगा, ठीक है। जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं। इसका ना एक बार कभी कोई क्वेश्चन कहीं तो कुछ आया था, ये इसका क्वेश्चन मुझे याद है। सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, सारे पावर किसके पास है? आपके ये सेट के पास है, इस टाइप के मैटर्स के, ठीक है। अब सेट से आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगा कि भाई सेबी ने गलत ऑर्डर दिया, एओ ने गलत ऑर्डर दिया, या जिसने भी गलत ऑर्डर दिया, चलो सेट के पास जाओ। सेट ने भी उल्टा फुल्टा बोल दिया हम लोगों को, तो अब हम जाएंगे एससी के पास, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम। सेक्शन 15 का जे दैट lays on any person aggrieved by any decision of SAT may file an appeal to the supreme। और सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम क्या रहता है टाइम, पता है? 60 दिन ही रहता है। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन। डिसीजन आ गया, उसको मिल गया, कम्युनिकेशन मतलब उसको मिल गया, हाँ। और ऑर्डर ऑफ द सेट टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब मैं आपको बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ना अब ऐसे ही नहीं उठ के जा सकते। कोई भी लॉ के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन किया गया कि कोई लॉ ही गलत है, भाई लॉ में ही कुछ चेंजेस लाने जरूरी है, लॉ इज नॉट अकॉर्डिंग या नॉट वेल इंटरप्रिटेड, तभी आ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। It has been provided that the Supreme Court may, if it is satisfied that the applicant was previous sufficient cause अगर है तो वो कब कर सकता है? Allow it to be filed within a further period और 60 days का टाइम दे सकता है। मतलब अगर आपको लगे कि सफिशिएंट कॉज के कारण आप नहीं आ पाए सुप्रीम कोर्ट तक, तो आपको 60 दिन का और समय मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग? सेट एंड सुप्रीम कोर्ट, सेट का क्या था, हमने क्या पढ़ा था? 45 डेज। सिर्फ 45 डेज नहीं, आपका केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉपी मेड बाय द सेबी एज द केस में बी। और हमने वहां पे भी पढ़ा था कि आपको भी कम्युनिकेटेड होना पड़ेगा, और यहाँ पे फाइलिंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। बस, डन। आर वी डन? आर वी डन? मुझे इतना वेट है ना कि कब मैं आपको ये वाला कब मैं आपको ये वाला फुल एडिट करके, क्योंकि मैंने पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड किया है, ऑब्वियसली हैवी चैप्टर था, और मेरे और भी ड्यूटीज है, ठीक है। मैंने सोचा है कि मैं एक ही बार में पार्ट पार्ट करके एक लंबा सा एक वीडियो ये डाल दूंगी आपका, ताकि आप एक ही वीडियो में, एक ही यूट्यूब वीडियो में देख लो। व्यूज से कुछ मतलब नहीं है, अलग अलग डालूंगी तो व्यूज का कुछ बात नहीं है। बस मुझे मेरा खुद का ही मैं एडिट करती हूँ, खुद से ही डालती हूँ, खुद से सब, तो बस मैं थोड़ा एडिट करने सक जाऊं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं खुद ही कर दूं, आपका एक ही वीडियो में डाल दूं। ये अभी हम 126, हमारे पास और 14 पेजेस है, ठीक है। हम और 2 क्लास में मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगी। बस फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ का, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।